क्या आपको लगता है कि एक आदमी दो देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर सकता है? जी देखिए, ये प्रकृति में कर सकता नहीं, ये हो चुका है। और ऐसे एक आदमी था जो कि दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी के ओर से काम कर चुका है। और वो दो देश कोई मित्र देश नहीं, परंतु कट्टर दुश्मन भारत और पाकिस्तान है। तो ऐसे क्या हुआ कि एक आदमी को दो देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करना पड़ा? ऐसा क्या मामला था जिसके लिए एक आदमी रो के लिए भी काम करा और आईएसआई के लिए भी काम करा? क्या वो ये बाध्य होकर करा या फिर उसके लिए उसे ट्रेनिंग दी गई थी? तो फिर देखते रहिए नॉलेज मैटर्स। बात है 1971 की। जैसे आपको यह मालूम होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच घमासान फाइट हुआ था और उसका नतीजा ये आया था। क्या? पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे और एक टुकड़ा को बांग्लादेश, एक नया देश के नाम से आज हम जानते हैं। तो फिर ये युद्ध का बहुत ही पहले का ये घटना है कि किस तरीके से एक लोग बोथ आईएसआई और रॉ के लिए काम किया। तो फिर देखेंगे। हाँ, आपके मन में ये भी आया होगा कि शायद भारत जब स्वाधीन नहीं हुआ था तो ये तब की बात है, मतलब वो बाद में पाकिस्तान चला गया या फिर वो पाकिस्तान में रहता था फिर आकर वो भारत आ गया। जी देखिए, वैसा कुछ नहीं। ये भारत के स्वाधीनता के बाद के बहुत बाद जन्म हुए और उसी के साथ ही ये कश्मीर के रहने वाले थे। और वो पाकिस्तान वाले कश्मीर नहीं, वो भारत वाले कश्मीर के बासिंदा थे। तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से पूरे मामला हुआ और उसका नाम था हसीम कुरैशी। तो बात कुछ ऐसा है कि जो वहाँ पर एक मूवमेंट चलता है कि वो ये चाहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान भी चाहता है, तो फिर वो कश्मीर के अंदर, मतलब भारत की और जो कश्मीर है उसके अंदर बहुत सारे पैसा का इन्वेस्ट करता है, जो कि यहाँ की जो सेपरेटिस्ट नेताएं हैं उनको वो पैसा देता है। तो फिर इसी तरीके से और पैसा देता है और इसी के साथ यहाँ से जो लोग हैं, जो नवयुवक है, उन्हें लेकर वो जो अपने साइड की कश्मीर है या फिर अपने देश में उनको जो टेरर कैंप बनाता है उसी टेरर कैंप में उन्हें ट्रेनिंग देता है। तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ कि कश्मीर के हसीम कुरैशी, तब की 17 साल के एक लड़का, वो ब्रेन वॉश्ड हो गया। और उसको ब्रेन वॉश किसने किया? उसका ब्रेन वॉश किया मकबूल भट्ट ने। और मकबूल भट्ट को उस एरिया में एक बहुत ही रिनाउंड पर्सन के रूप में जाना जाता था। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसे आप बुद्धिजीवी कहते हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। तो फिर जैसे कि आपके एरिया में बोलते हैं ना कि भाई अगर ये पढ़ा लिखा है तो फिर आप इसको मानेंगे, तो फिर उसी तरीके ही कुछ था। तो फिर मकबूल भट्ट ने पूरी तरीके से वहाँ पर खेल रचा और पाकिस्तान की ओर से वहाँ पर आया और हसीम कुरैशी के साथ वहाँ से 150 लोगों को वहाँ पर से ट्रेनिंग दिया। और उसी के साथ क्या हुआ कि हसीम कुरैशी और उसका जो कजिन था अशरफ कुरैशी, ये दोनों पाकिस्तान चले गए। किसके साथ? मकबूल भट्ट के साथ। जब वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर उनका एक योजना हुआ। उनका योजना क्या था कि प्लेन हाईजैकिंग का, कि किस तरीके से प्लेन को हाईजैक किया जाएगा, वो भी इंडिया का। तो आईएसआई उनके सपोर्ट में आया और आईएसआई ने उनको फंड किया और उसके साथ आईएसआई ने पूरी तरीके की यह प्लान को रचना किया। पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर दिया गया कि किस तरीके से काम करना है, प्लान किस तरीके से वर्कआउट करेगा, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, पूरी तरीके से वहाँ पर प्लान कर दिया गया। तो फिर बात ये आता है कि जब वो ट्रेनिंग वहाँ पर ले गए, तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद वो इंडिया को आ गए और वो दिन था 30 जनवरी 1971। ये बिल्कुल ही वही टाइम की बात है, 1971 के। बात दरअसल है 1971 की। तो 1971 में जो पश्चिमी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। वो उन्हें काले कहते थे, कलौटे कहते थे, छोटे हाइट वाले कहते थे और उन्हें ये भी बोलते थे कि भाई तुम्हें उर्दू और हिंदी और पंजाबी सही से बोलना नहीं आता, मतलब तुम बंगाली बोलते हो, इसीलिए तुम किसी भी प्रकार में हमारे जैसा नहीं हो। तो फिर उनके ऊपर वो बहुत सारे अत्याचार करते थे। उनके माँ बहनों को घर से ले जाते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, उनके बेटे को मार देते थे और वैसे बहुत सारे काम करते थे। मतलब जिस तरीके से आज चाइना उइगुर मुस्लिम के साथ
अत्याचार करता था, ये उनसे भी और बदतर वहाँ पर करते थे। और आप ये सोच के देखिए, ये किसी और की देश के लोगों को नहीं, अपने ही देश के लोगों को ये करते थे। तो फिर ये जो काम चल रहा था, तो फिर इसी बीच क्या हुआ कि भारत में बहुत सारे जो रेफ्यूजीज थे वो आ गए। और जब भारत में बहुत सारे रेफ्यूजी आए तो फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ये सर में दर्द हो गया। तो फिर इंदिरा गांधी ने तो सौ मानेकशॉ को वहाँ पर बुलाया, जो कि तत्कालीन भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मिलिट्री के सबसे बड़े अधीन थे। तो फिर उन्हें वो बुलाया और बुला के इंदिरा गांधी ने ये बोला कि चलिए पाकिस्तान के खिलाफ हम युद्ध करते हैं। लेकिन शेख मानेकशॉ का बहुत ही स्पष्ट रूप से उत्तर था कि देखिए, अभी बांग्लादेश में वर्षा ऋतु चल रहा है, तो फिर यहाँ पर बाढ़ आने की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको अभी नहीं करेंगे, लेकिन इसे हम आगे टाल देंगे और जब बारिश के ऋतु ख़त्म हो जाएगा तब हम ये करेंगे। तो फिर वहाँ पर इंदिरा गांधी थोड़ा सा टेंशन में आ गई। तो इसी बीच पूरी खेल रॉ ने रचा, मतलब जो भारत की रिसर्च और एनालिसिस विंग है उसने रचा। तो फिर रॉ ने क्या किया कि रॉ का ये मानना था कि देखिए, हमें बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेशी की जो मुक्ति वाहिनी है और कादर वाहिनी है, उन दोनों को हमें क्या करना है, ट्रेन करना है। उन्हें पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र और जो भी है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं और उन्हें जो युद्ध करने की कला कौशल, वो सारी चीज़ें सिखाना है और उन्हें एम्यूनेशन देना है। लेकिन अगर पाकिस्तान का पूरी तरीके से बांग्लादेश के ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा तो फिर ये इंडिया को करने में बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो फिर इसीलिए रॉ ने खेल रचा, हम पाकिस्तान से यहाँ पर सप्लाई को काट देंगे, मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान पर सप्लाई को काट देंगे, तो फिर पाकिस्तान यहाँ पर जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान पर जो आता था सप्लाई, वो किस तरीके से होता था, वो बाय एयर आता था। तो फिर मतलब पाकिस्तान को इंडिया की एयर स्पेस के अंदर आकर बांग्लादेश के अंदर जाना पड़ता था। लेकिन इसी को ही रोकने के लिए रॉ ने एक बढ़िया सा उपाय रचा। तो फिर रॉ ने यह कहा कि भाई, अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे जिसके कारण ये एयर स्पेस बंद हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान नहीं आ सकता। देखिए, अभी कुछ ऐसा नियम है कि जो कंट्री चाहे अपने आप से अपना एयर स्पेस को बंद कर सकता है, लेकिन तभी का ये नियम था कि अगर युद्ध की परिस्थिति ना हो तो फिर किसी भी कंट्री अपना एयर स्पेस दूसरी कंट्री के लिए बंद नहीं कर सकता। तो फिर देखिए, भारत को तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था कि भाई हमें आगे जाकर युद्ध लड़ना है। लेकिन अगर एयर स्पेस ओपन रह गया तो फिर पाकिस्तान उसी एयर स्पेस के बीच में सारे जो चीज़ें हैं, एम्यूनेशन है और दूसरे सारे चीज़, वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई को भी ये भनक लग गया था कि भारत युद्ध के फिराक में है। तो फिर इसीलिए वो सारे जो अपना एम्यूनेशन है, सारे चीज़ें वो वहाँ पर लेके लाद देता। तो फिर इसी को रोकने के लिए रॉ ने यहाँ पर ये घटना रचा। तो फिर देखते हैं कि ये रॉ ने क्या इंटेलिजेंस वहाँ पर इस्तेमाल किया। तत्कालीन जो रॉ के प्रमुख थे आर.एन. काव, उन्होंने अपना जो डेप्यूटी है श्रीनिवासन, उनके साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया प्लान को वहाँ पर रचना किया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो आईएसआई का प्लान था, आईएसआई का क्या प्लान था, आईएसआई का ये प्लान था कि भारत में जाकर प्लेन को हाईजैक किया जाए। और वो कौन सी प्लेन होगी, वो वही प्लेन होगी जिसको कि भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के बेटा राजीव गांधी चला रहे होंगे। मतलब आपको ये मालूम होगा कि भारत के पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पायलट थे पेशे में। तो फिर मतलब राजीव गांधी जो एयरक्राफ्ट को लेकर जा रहे होंगे तो उसी एरोप्लेन को ही उन्हें हाईजैक करना था। और उसमें 30 लोग मौजूद है, मतलब यात्री उसमें 30 लोग थे और उसी के साथ क्रू मेंबर और इस तरीके से बहुत सारे लोग थे। तो फिर उनको मिलाकर ही वहाँ पर हाईजैक करने का प्लान था। और हाईजैक के बदले, मतलब उनके बदले भारत में जो एनएलएफ, मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, मतलब जो चाहता था कि आज़ाद कश्मीर बना जाए, तो फिर वो एनएलएफ की जो भी नेताएं भारत में बंदी है, तो फिर उन्हें छुड़ाने का वहाँ पर फिराक में था पाकिस्तान। तो फिर ऐसा ही कुछ था। तो फिर इसी को ही वहाँ पर रॉ ने इसी को ही अपना चाल में शामिल कर दिया। मतलब रॉ ने यह चाहा कि भाई ये बात होनी ही चाहिए। मतलब देखिए, रॉ ने किस तरीके से चाहा कि भाई आईएसआई की जो प्लान है वो सक्सीड कर जाए। ये किस लिए, इसका एक महत्व उद्देश्य ये था कि अगर ये प्लान हो गया, मतलब अगर ये कामयाब हो गया, तो फिर
ये इसे जो शांति का ट्रीटी है उसका उल्लंघन माना जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि ये माना जाएगा कि पाकिस्तान भारत में इंसर्जेंसी फैला रहा। तो फिर इसी आपदा को रॉ ने अवसर में परिवर्तित कर दिया। मतलब ये सोचा जा रहा है कि मतलब एक थ्योरी की अगर माने कि जो हासिम कुरैशी थे और जो थे अशरफ कुरैशी, मतलब जो दोनों भाई थे, वो एक्चुअली आईएसआई के एजेंट नहीं थे, वो रॉ की एजेंट थे। मतलब रॉ उन दोनों को वहाँ से निकाल कर बेंगलुरु में जो रॉ की एकेडमी है वहाँ पर उन्हें ट्रेंड किया और ट्रेंड करके उन्हें पाकिस्तान को भेज दिया था। तो फिर वो पाकिस्तान में जाकर उनके साथ मिल गए और रॉ ने ये चाहा कि भाई जो आईएसआई चाह रहा है वो घटित हो जाए, मतलब वो प्लेन की हाईजैकिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पर रॉ ने एक बहुत ही बढ़िया खेल खेला। रॉ ने क्या किया, रॉ ने अपना जो मेन एरोप्लेन को छोड़ के जो श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर जाता हुआ जो एक पुरानी एयरक्राफ्ट थी गंगा, उस गंगा एरोप्लेन को वहाँ पर छोड़ दिया और उसी में अपना 30 लोगों को बिठा दिया। और उसी के साथ क्या कहा कि हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को उसके अंदर डाल दिया और उन्हें यह बताया गया था कि जिस तरीके से हमने आपको ट्रेनिंग दिया है आप वो कीजिए। और उनके दिमाग में ये भी भर दिया गया था, और मतलब ये सच भी है, ये भर दिया गया था कि देखिए अगर आपको लगता है कि हम आपके कश्मीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तो कुछ सही नहीं कर रहा है। जो गिलगिट बल्टिस्तान में और फिर जो भी जगह है वहाँ पर जो भी पाकिस्तान कर रहा है ये तो बहुत ही ख़राब काम कर रहा है। तो मतलब पाकिस्तान आपके हित के लिए नहीं, वो अपने हित के लिए चाह रहा है। तो फिर इसी बात को वहाँ पर हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को समझा दिया था रॉ ने, और उसी के साथ उन्हें ट्रेनिंग देकर वहाँ पर भेज दिया था। तो फिर बात उसी प्रकार से हुई, मतलब यह मामला उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार से आईएसआई चाह रहा था। मतलब वो प्लेन हाईजैक हुआ, उसे हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद सीधे जाकर कहाँ पहुँचे, लाहौर। देखिए रूल ये कहता है, जो एयरक्राफ्ट का जो रूल है, रूल ये कहता है कि अगर किसी भी देश की कोई प्लेन और किसी देश के अंदर आ जाए या फिर हाईजैक होकर आ जाए तो फिर किसी भी जो एयरपोर्ट की अथॉरिटी है वो उन्हें ये परमिशन ना दे कि वो वहाँ पर लैंड करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर इस प्लेन को लैंड करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले से ये जानता था कि भाई ये हाईजैकिंग का मामला है और वो इसे फंड करके कर रहा है। तो फिर वहाँ पर लाहौर में पाकिस्तान में इसे लैंड करवा दिया। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात था, मतलब सबके लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं, कि जब वो हाईजैकिंग करके वहाँ पर पहुँचे हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, उनका स्वागत किसने किया, उनका स्वागत किया तत्कालीन पाकिस्तान के EAM मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो उनके थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम बने। तो फिर उन्होंने वहाँ पर उनका स्वागत किया कि भाई तुम कितना बड़ा काम करके आए हो। मतलब आईएसआई का जो भी फंड था उनका देखरेख कौन कर रहे थे, उनका देखरेख कर रहे थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनका स्वागत किया और उस टाइम पर वो तीन मतलब मकबूल भट्ट, हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को पाकिस्तान में बहुत ही स्वागत संबर्धना मिला। मतलब उनको एक प्रकार से हीरो बना दिया गया पाकिस्तान में कि भाई देखिए जो बात दूसरों ने नहीं कर पाए आपने वो करके दिखा दिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ गया और भारत ने भी प्रेशर डाल दिया। और प्रेशर डालने के बाद क्या हुआ कि जो 30 लोगों को वहाँ पर जमानबंदी करके रखा था पाकिस्तान ने, उन्हें वो छोड़ना पड़ा। लेकिन जो उनके बदले में वो ये चाहते थे कि भारत में जो NLF की जो लीडर्स थे, जो कि उनके आतंकवादी थे, बंदी थे, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो फिर भारत ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, वो जो 30 लोग थे और क्रू मेंबर के साथ वो अमृतसर के रास्ते से भारत आ गए, लेकिन जो एयरक्राफ्ट था वो वहीं पर रह गया। तो फिर इसी बीच जो रॉ की ट्रेनिंग लेके गए थे हासिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने वो खाली एयरक्राफ्ट को आग लगा दी और उसके कारण क्या हुआ कि वो एयरक्राफ्ट जल गई। तो फिर अभी रूल के तहत भारत के एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में गया और वो भी कैसे, हाईजैक होकर। और दूसरे बात क्या हुआ, वो पाकिस्तान में जल गया, मतलब उसको एक्सप्लोसिव लगाकर उड़ा दिया गया। मतलब ये कि पाकिस्तान ने भारत की रूल को तोड़ा, इंटरनेशनल जो एयरलाइन का रूल है उसे तोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर भारत को ये
चांस मिल गया कि यहाँ पर भारत अपना चाल को अंजाम दे सके। तो भारत यहाँ पर अपना चाल को अंजाम दे दिया और अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। मतलब अभी पाकिस्तान से किसी भी एयरक्राफ्ट भारत के एयर स्पेस के अंदर आ नहीं सकता। तो आप ये सोचें कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए भारत के एयर स्पेस को उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हुआ, भारत के एयर स्पेस बंद हो गया। तो फिर अभी पाकिस्तान को पूरे भारत का चक्कर लगा के, मतलब समुद्री रास्ता दे के ऊपर ऊपर चक्कर लगा के श्रीलंका दे के श्रीलंका से जाना पड़ता था पूर्वी पाकिस्तान, मतलब आज की बांग्लादेश पर। तो फिर इससे क्या हुआ कि इससे पाकिस्तान को 3 गुना ज्यादा समय लगा। तो फिर जो काम पाकिस्तान को जल्दी करना था उसके लिए पाकिस्तान को 3 गुना ज़्यादा समय लगा। और इसीलिए पाकिस्तान उतना जो एम्यूनेशन है या फिर उतना जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर जो बांग्लादेश में उनकी थे आर्मी स्टाफ्स और पुलिस स्टाफ्स थे उनके पास नहीं पहुँचा पाए। और दूसरा क्या हुआ कि उनको 3 गुना ज़्यादा ईंधन खर्चा करना पड़ा और उन्हें 3 गुना ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ा। तो इसके लिए क्या हो गया कि भारत को उसी बीच एक गैप मिल गया कि भाई वो गैप को भारत यूज कर सके। और वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी थोड़ा सा दुर्बल पड़ गई और यहाँ पर भारतीय रॉ ने वहाँ पर जाकर, मतलब आज की बांग्लादेश में जाकर वहाँ के मुक्ति वाहिनी और कादर वाहिनी को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया और वहाँ पर एम्यूनेशंस भी उन्हें प्रोवाइड किया और उसी के साथ ये सारे मामला कामयाब हो गया। ये सारी चीज़ होने के बाद जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हसीम कुरैशी और अशरफ कुरैशी और मकबूल भट्ट थे उनके साथ 150 लोगों के ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा चला। मतलब देखिए, जब उनको वो हीरो मान रहे थे, लेकिन अभी वहाँ पर मुकदमा ये चलाई कि ये सारे रॉ की फंडेड है और उन्हें यह पता चल गया कि भाई ये रॉ ने किया है, लेकिन आज तक कभी रॉ ने यह माना नहीं कि भाई हमने क्या है। मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि किसी भी देश की इंटेलिजेंस सर्विस उसका सारे मिशन सारे प्लान्स को नहीं बताता है, तो फिर ये क्लासिफाइड रहता है, तो फिर ये जानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों ने माना है और उसी के लिए यहाँ पर हसीम कुरैशी और अशरफ कुरैशी इन सारे लोगों के ऊपर वहाँ पर मुकदमा चला और हसीम कुरैशी को 14 साल की जेल हो गई। मतलब उन्हें एक्चुअली 19 साल की जेल हुआ था, लेकिन बाद में उसको घटाकर 14 साल की कर दिया गया। लेकिन वो 7 साल वहाँ पर जेल में रह के वो वापस आ गए। मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कश्मीरी थे, मतलब ब्रिटिश कश्मीरी बोले तो जो कश्मीर के निवासी थे लेकिन वो ब्रिटेन में जाके रहते थे, तो फिर उनके प्रेशर में आकर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा ये हसीम कुरैशी को। तो फिर जब पाकिस्तान ने वहाँ से छोड़ दिया तो फिर यहाँ पर भारत में भी उनके विरुद्ध आतंकवादी कार्यकलाप के रूप में केस दर्ज हुआ था। तो फिर जो भारत में उनके नाम भी केस दर्ज हुआ था, तो फिर कोर्ट ने ये कह के इनकार कर दिया कि वो अपना जो टेन्योर है वो वहाँ पर पाकिस्तान में भोग के आ चुके हैं जेल के। तो फिर वो एक ही सजा, मतलब एक ही कांड के लिए एक ही लोग को 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। तो फिर इसीलिए भारत में उनको सजा नहीं दिया गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके जान के ऊपर वहाँ पर खतरा मंडरता रहा। आईएसआई उन्हें ढूंढता रहा कि भाई मैं उन्हें मारूंगा, लेकिन उसी बीच उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान में ही शादी कर लिए थे और वो नीदरलैंड चले गए। जब वो नीदरलैंड चले गए, बाद में एमनेस्टी फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने अपना जो फैमिली है उनको भी उन्होंने नीदरलैंड ले लिया। लेकिन बात कब आता है, बात आता है 2001 में। 2001 में हसीम कुरैशी भारत को फिर से वापस आ गए। मतलब वो भारत की जो कश्मीर है उसके अंदर वो फिर से वापस आ गए और आज तक हसीम कुरैशी वहाँ पर जो JKNLF है, मतलब जो जम्मू कश्मीर की सेफरिस्ट पार्टी है, उनको वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। और वो एक ही मात्र ऐसे आदमी है, मतलब जो नेता है सेफरिस्ट नेता, मतलब जो चाहते हैं कि कश्मीर के विभाजन हो, वो ऐसे एक नेता है। वो क्या मतलब वो जो 3 गोल टेबल बैठक हुआ था जो भारत और कश्मीर के नेताओं के बीच, तो फिर उनमें वो पार्टिसिपेट किए थे। तो फिर ऐसा ही कुछ था। तो हसीम कुरैशी को एक्चुअली आईएसआई ये बोलता है कि भाई वो रॉ की एजेंट है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं भाई वो तो आईएसआई की एजेंट है, क्योंकि ये सारा मामला घटित होने के बाद, मतलब 2 साल के बाद आईएसआई फिर से वहाँ पर हसीम कुरैशी की कांटेक्ट में आया और उसको
अपना देश में सम्मिलित कर दिया। लेकिन ये आज भी एक बड़ा मिस्ट्री है कि किस तरीके से हसीम कुरैशी ने ये काम किया और वो एक्चुअली किसका एजेंट है, आईएसआई का या फिर रॉ का। उसके बाद तो जो हुआ था ये तो आपको बहुत ही भली भांति मालूम है कि किस तरीके से भारत जीत गया था वो युद्ध। लेकिन हसीम कुरैशी का मामला आज भी रहस्यमय रह गया है। तो फिर ये था कुछ एक तो रॉ के बहुत सारे मिशंस में ये था एक मिशन, मतलब किस तरीके से रॉ ने फेक एयरक्राफ्ट हाईजैक का नाटक किया और उसी के साथ ही पाकिस्तान को किस तरीके से रॉ ने बुद्धू बनाया। तो फिर इस तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज। रहते हैं, वंदे मातरम।